हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। आज के सेशन के अंदर अपन आप इवोल्यूशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं आइसोलेशन। हिंदी में बोले तो इसको वियोजन बोलते हैं, या इसको आपके पार्थक्य भी बोलते हैं, मतलब सेपरेशन। ठीक है। इवोल्यूशन के अंदर जब अपन स्पेसिएशन पढ़ते हैं, स्पेसिएशन दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो उससे पहले अपन आइसोलेशन पढ़ते हैं। आइसोलेशन का मतलब ये है कि स्पीसीज है उनके अंदर आपस में गैप कैसे आ रहा है ताकि वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, उनके बीच में कोई ऐसे बैरियर आ रहे हैं, कोई इकोलॉजिकल है, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, कुछ क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स आपस में सिमिलर स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और अगर सिमिलर के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो अलग स्पीसीज के साथ में जाएंगे और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो इवोल्यूशन के अंदर पहले बेसिक वीडियो मैंने डाल रखे हैं आपके, डार्विन और लेमार्किज्म में बता दिया, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन बता दिया। अब अपन देखेंगे आइसोलेशन, उसके बाद में स्पेसिएशन, और फिर उसके बाद में अपन जाएंगे नेचुरल सिलेक्शन, हार्डविन वर्ग, सारी चीजें देखेंगे। और आइसोलेशन से अंदर आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, फिर उससे पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा आइसोलेशन हो रहा है। ठीक है, अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अभी अपन सेशन स्टार्ट करते हैं कि आइसोलेशन का मतलब क्या है। आइसोलेशन का मतलब आप ऐसे समझो, ये दो स्पीसीज है, स्पीसीज ए है और ये भी स्पीसीज ए है, कैटेगरी दोनों की ए है, सेम स्पीसीज है। एक स्पीसीज यहाँ मान लो ये एक आइलैंड है, यहाँ रह रही है, एक स्पीसीज इस आइलैंड पे रह रही है। बीच में इनके बीच में कोई जियोग्राफिकल बैरियर आया, और जियोग्राफिकल बैरियर आने की वजह से दोनों की कम्युनिटी है, दोनों का जो हैबिटाट है वो अलग अलग हो गया। पहले दोनों आपस में आराम से अपने जो जीन है उनको एक्सचेंज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में बैरियर आया, जिसकी वजह से स्पीसीज के बीच में, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया, कॉन्टेक्ट था वो दोनों के बीच में लॉस्ट हो गया। और अल्टीमेटली अपन ये कह सकते हैं दोनों स्पीसीज का आपस में मिलना बंद हो गया। अगर आपस में मिलना बंद होगा तो कॉमन सी बात है, दोनों के बीच मिलेंगे नहीं तो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये हो गया एक तरह का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो अपन पढ़ते हैं एलोपैथिक स्पेसिएशन में, जो नाम आता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब एनिमल्स के स्पीसीज का किसी भी फैक्टर की वजह से अलग अलग हो जाना, और उन स्पीसीज के बीच में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस नहीं होना, रिप्रोडक्शन नहीं होना, वो कहलाता है एक तरह का आपसे क्या, आइसोलेशन। और इस आइसोलेशन की वजह से फिर बाद में नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो आइसोलेशन को सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, ए मैकेनिज्म that prevent gene exchange between सेम पॉपुलेशन। सेम पॉपुलेशन के अंदर उनके अंदर आपके जो जीन एक्सचेंज की प्रोसेस है वो अगर रुक रही है तो उसको अपन बोलेंगे आइसोलेशन। ठीक है, क्योंकि हर स्पीसीज का एक अलग ब्रीडिंग पैटर्न है, क्योंकि आपकी स्पीसीज क्या करेगी, ईच स्पीसीज है देयर ओन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है। सबका रिप्रोडक्शन के अंदर आपके ब्रीडिंग सीजन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोनों के बीच में आपके क्लाइमेटिक कुछ रीजन हो सकते हैं, सबके अलग अलग चॉइसेस हैं। ठीक है, अलग अलग फिर आपके जियोग्राफिकल बैरियर हो सकता है। ये सारी चीजें क्या करेगी आपके बीच में, इन सब के बीच में गैप क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से ये स्पीसीज आपस में मिल नहीं पाएगी, और स्पीसीज नहीं मिल पाएगी तो उसकी वजह से आपका फिर क्या होगा, स्पेसिएशन होगा। तो ये कह सकते हैं कि आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विल लीड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसको अपन बोलते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब हो गया स्पीसीज का फॉर्मेशन और नई स्पीसीज का। और फॉर्मेशन हो किस वजह से रहा है, उनके बीच में आइसोलेशन हो रहा है इसकी वजह से। अब आइसोलेशन आपके दो कंडीशन से है। एक आइसोलेशन तो वो हो कि जिसके अंदर आपके गैमेट्स वगैरह, मेल और फीमेल गैमेट्स का कभी मिलना ही नहीं हो।
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मेल और फीमेल गैमेट है वो आपस में किसी भी कारण से मिल ही नहीं पा रहे, और नहीं मिल पा रहे हैं तो उसकी वजह से कॉमन सी बात है, अगर गैमेट मिल ही नहीं पा रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही, वो एक अलग रीजन हो सकता है। उसके बाद में अगर हो सकता है कि बाई चांस, यहाँ पे आइसोलेशन में दो कंडीशन मान सकते हैं अपन। एक को बोलते हैं प्री जाइगोटिक, और एक को बोलते हैं पोस्ट जाइगोटिक। अब यहाँ से देखना कि चीजें अलग अलग कैसे हो रही है। प्री जाइगोटिक का मतलब ये हो गया कि आपके जाइगोट है वो कभी मिल ही नहीं पा रहे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं अपन, देर इज नो चांसेस टू मीट जाइगोट। जो मेल और फीमेल आपके जाइगोट है उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, तो ना तो आपके फीमेल का आ रहा ना आपके मेल का आ रहा, दोनों के बीच में आपके बैरियर आ रहा है। ये कंडीशन एक ये है कि बाई चांस किसी ना किसी कारण से मेल और फीमेल गैमेट मिल गए, लेकिन उसके बाद में उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई, तो पोस्ट जाइगोटी का मतलब ये हो गया कि सक्सेसफुली नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो हो सकता है उनके जो जाइगोट वगैरह है, जो हाइब्रिड वगैरह है, उनके अंदर इनवाइबिलिटी आ जाए, उनके अंदर आपके स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसके अंदर आपस में जो पोस्ट जाइगोटिक प्रोसेस है वो नहीं हो। अब अपन आपके आइसोलेशन के पूरे टाइप पढ़ेंगे, तो पहले आपका आता है प्री जाइगोटिक की, मतलब आपके ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर आपके आइसोलेशन हो रहा है, क्या कारण है। तो पहले अपन देखेंगे प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। आपके आइसोलेशन का टाइप, आइसोलेशन का टाइप दो टाइप का है, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, सेकंड आपका पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। आइसोलेशन से आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी के वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप दूसरी जो आपकी लाइफ साइंस की सीएसआईआर वगैरह की एग्जाम है, गेट के एग्जाम है, वहां पे आपके इकोलॉजिस्ट इवोल्यूशन से आपके ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब इन चीजों को अपन देखते हैं, और अगर कोई बोले कि सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, तो आइसोलेशन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एनी फैक्टर, कोई भी ऐसा कारण, एनी फैक्टर दैट विल स्टॉप हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिमिलर स्पीसीज, सेम स्पीसीज के बीच में आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, उसको रोकेगा। उसको अपन कह सकते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन आपके दो टाइप है, प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक। पहले अपन स्टडी करेंगे आपका प्री जाइगोटिक, इसके पूरे टाइप देखेंगे कि प्री जाइगोटिक आइसोलेशन कैसे सक्सेस हो रहा है और क्या क्या इसके रीजन है। प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मतलब जाइगोट बनने से पहले की जो आइसोलेशन है उसको अपन काउंट करेंगे प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में। तो यहाँ पे अब इसके टाइप देखते हैं। तो प्री जाइगोटिक जो आपके आइसोलेशन है, यहाँ पे दो कंडीशन है। ठीक है, कि एक तो इनको अपन पूरे इनके इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक वैसे इनको क्लासिफाई कर लें, या फिर हो सकता है पूरे प्री जाइगोटिक के जो अलग अलग मेथड है उन सबको एक साथ अपन काउंट कर लें। देखो जो आपके प्री जाइगोटिक है, वहां पे आपके जो अलग अलग टाइप है वो एक तो है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, सेकंड हो सकता है ड्यू टू डिस्टेंस, डिस्टेंस की वजह से आइसोलेशन। अभी एक एक को करके अपन स्टडी करेंगे कि क्या क्या ऐसे रीजन है। थर्ड आपका क्लाइमेटिक आइसोलेशन। नंबर फोर आपका सीजनल आइसोलेशन। नंबर फिफ्थ आपके हेबिटाट आइसोलेशन, या इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन। नंबर सिक्स है आपका इथोलॉजिकल आइसोलेशन, तो एनिमल का बिहेवियर अगर उसमें चेंज आ रहा है उसकी वजह से। नंबर सेवन अपन मान सकते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन, और नंबर एट है वो आपकी फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। तो आपके प्री जाइगोटिक जो आइसोलेशन का जो मेथड है वो इन सात आठ तरीकों से वो सक्सेस हो सकता है सिमिलर स्पीसीज को आपस में रिप्रोड्यूस करने से। ठीक है, अब जो पोस्ट जाइगोटिक की बात आई, तो पोस्ट जाइगोटिक के कितने टाइप हो गए, एक सेकंड। फिर प्री जाइगोटिक की बात करी तो प्री जाइगोटिक के अंदर आपके पास सात आठ टाइप आए।
कि एक तो प्री जाइगोटिक आपके जो गेमीट है, तो प्री जाइगोटिक का मतलब जाइगोट मीटिंग नॉट अकर, मतलब आपस में जो जाइगोट है वो आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल कारण भी हो सकता है, आपस स्पीसीज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ वहाँ की डेमोग्राफी है, उसमें अगर कुछ वेरिएशन है, चेंजेस है। सीजनल हो सकता है कि स्पीसीज ए है वो समर सीजन में प्रोड्यूस करे, स्पीसीज बी है वो विंटर में करे, सो इस वजह से उनका पॉसिबल नहीं हो पा रहा। हैबिटेट अलग अलग हो सकता है, कोई एक्वाटिक रहने वाली हो, कुछ टेरेस्ट्रियल हो। इथोलॉजिकल हो सकता है उनके बिहेवियर में, कर्सिव बिहेवियर के अंदर कुछ हो। मैकेनिकल मतलब उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह है, अगर उनके अंदर कुछ चेंजेस हो। नंबर 8 आता है फिजियोलॉजिकल चेंज। अब अपन एक एक करके पहले इनको स्टडी कर लेते हैं। तो पहला था आपने प्री जाइगोटिक में जियोग्राफिकल आइसोलेशन। कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में आपके एनिमल्स के बीच में जो वहाँ की लोकेशन है, अगर उसके बीच में कोई वेरिएशन आता है, वहाँ के बैरियर्स, जैसे आपके जियोग्राफिकल बैरियर्स मतलब जियोग्राफिकल बैरियर्स लाइक वहाँ पे कुछ माउंटेन हो सकता है, रिवर हो सकती है, ठीक है, डेजर्ट हो सकते हैं, कि ये आपके जो फैक्टर है वो स्पीसीज को मिलने नहीं दे रहे, ठीक है। नदियां हो गई या फॉरेस्ट हो सकता है। सो जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से तो ये अपन ये कह सकते हैं, जियोग्राफिकल बैरियर कर बिटवीन सेम स्पीसीज। और सेम स्पीसीज के अगर बीच में ये जियोग्राफिकल बैरियर्स आ रहे हैं तो उसको अपन कैटेगराइज करेंगे जियोग्राफिकल आइसोलेशन। और जियोग्राफिकल बैरियर में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपके मान लो दो स्पीसीज, उनके बीच में पहाड़ आ गए, नदी आ गई, डेजर्ट आ गए, इस वजह से उनका मिलना नहीं हो रहा। कोई फॉरेस्ट भी हो सकता है, तो ये सारे इसके अंदर कारण आ जाते हैं। और अगर आपके तो जियोग्राफिकल बैरियर स्टॉप जीन एक्सचेंज, यहाँ पे सिंपल अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब आपको जो वहाँ की भौगोलिक कारक है वो वहाँ पे लीड कर रहे हैं, उन स्पीसीज को मिलने नहीं दे रहे हैं। माउंटेन है, रिवर है, ये सारे इसके अंदर आपके काउंट हो जाएंगे। अगर इसके अंदर आपके एग्जाम्पल पूछता है जियोग्राफिकल बैरियर के अंदर, तो आपको रेड फॉक्स जो लाल लोमड़ी आती है, उसके बाद में डिफरेंट स्क्रिल्स जो आपकी गिलेरियां हैं, कुछ रेड्स हैं। तो ये था आपकी जियोग्राफिकल आइसोलेशन। नंबर सेकंड की बात करें, आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस। मतलब एनिमल्स के बीच में इतनी दूरी आ गई सिमिलर स्पीसीज वालों की कि वो मिल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो स्पीसी फार फ्रॉम ईच अदर, स्पीसीज क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है। यहाँ पे क्या है, हेयर नो जियोग्राफिकल बैरियर, यहाँ पे आपके कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, बस वो आपस में दूर दूर है। जियोग्राफिकल बैरियर, मान के चलो स्पीसीज ए है वो आपके 10 किलोमीटर इधर रह रही है, और स्पीसीज बी है वो आपके 30 किलोमीटर इधर रह रही है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो गई, तो अल्टीमेटली उनका मिलना तो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो आइसोलेशन यहाँ किसकी वजह से आ रहा है, डिस्टेंस की वजह से। स्पीसीज के बीच में डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो गई कि आपस में उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की कंडीशन क्रिएट हो गई। तो आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस मतलब आपके एनिमल्स हैं वो काफी दूर दूर है। नंबर 3 आपका क्लाइमेटिक आइसोलेशन, प्रीजाइगोटिक में। क्लाइमेटिक आइसोलेशन का मतलब ये है कि ना तो यहाँ पे आपके कोई जियोग्राफिकल बैरियर है, लेकिन उसके बाद में भी ऐसा इसलिए हो रहा है कि वहां की जो क्लाइमेट की कंडीशंस है वो अलग अलग है। सो डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशंस बिटवीन सिमिलर स्पीसीज। सिमिलर स्पीसीज के बीच में वहां पे कोई क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही है, जो वहां पे लीड कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप टेम्परेचर मान लो, ठीक है, ह्यूमिडिटी मान लो,
क्योंकि ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से दोनों एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो सेट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से वहां पे दिक्कत आ रही है। टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, आयंस की कंसंट्रेशन हो सकती है, ठीक है, कोई केमिकल फैक्टर हो सकते हैं, पीएच हो सकती है। ऐसे कोई भी कारण जो वहां की जलवायु से रिलेटेड हो तो उसको अपन कैटेगराइज करेंगे क्लाइमेटिक आइसोलेशन में। और इन क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से स्पीसीज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड करेगी, मतलब सिमिलर स्पीसीज आपस में मिल नहीं पा रही। ठीक है, तो ये था इसके कारण। नंबर 4 आता है आपकी सीजनल आइसोलेशन प्रीजाइगोटिक में। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स की जो रिप्रोडक्टिव सीजन होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। सो एनिमल हैव देयर डिफरेंट, देयर ओन डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सीजन्स। ठीक है, कोई एनिमल ऐसा है जो समर में रिप्रोड्यूस करेगा, कोई विंटर में करेगा, सो अल्टीमेटली आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। सो एनिमल्स हैव देयर ओन डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सीजन्स, इसकी वजह से बैरियर आ गया उनके बीच में, आइसोलेशन हो गया। ठीक है, और ये आपको मोस्टली मिलता है देखने को मोस्टली प्लांट्स में, मोस्टली इन प्लांट्स बट आल्सो इन एनिमल्स। ज्यादा आपके प्लांट्स के अंदर है बट एनिमल्स के अंदर भी ऐसा देखने को मिलेगा। मोस्टली प्लांट्स के अंदर होगा, और इसके एग्जांपल के तौर पे मान सकते हो आप, जैसे एक तो ब्यूफो अमेरिकन्स है, ब्यूफो फिलरी है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपके रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि जो आपका टोड है वो जो आपकी रेनी सीजन आता है उस टाइम जन्म करता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, लेकिन जो फोलेरी टोड है वो कब करता है, आपके जो रेनी सीजन कंप्लीट होने वाला तब होता है। जैसे एग्जांपल अमेरिकन टोड, सॉरी ब्यूफो अमेरिकन एंड ब्यूफो फोलेरी, मतलब दोनों आपस में ये कब करता है, इन रेनी सीजन, इन लेट रेनी सीजन, मतलब कंप्लीट होने वाला होता सीजन की वजह से आपस में एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपके आइसोलेशन ड्यू टू सीजनल कंडीशन। नंबर 5 आता है आपके हैबिटाट आइसोलेशन। कहने का मतलब ये है, एक ही जो सिमिलर स्पीसीज है वो अलग अलग एरिया के अंदर रह रही है, तो उनका आवाज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब आवाज अलग इसलिए हो सकता है कि उनकी नीड अलग हो, हैबिटाट के लिए रह रहे हो, फूड के लिए रह रहे हो, तो उनके अंदर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग उसके अंदर कंडीशन हो सकती है खाने के लिए, अलग अलग जो भी रीजन है उसकी वजह से एनिमल्स हैं अपने उनके उनके अलग अलग हैबिटाट है, सो तो अलग अलग रह रही है। तो ये सारा काउंट किसके अंदर होता है, आपके हैबिटाट आइसोलेशन के अंदर। ठीक, सो एनिमल्स सेम स्पीसीज, ठीक है, लिव इन डिफरेंट एरिया। डिफरेंट एरिया में रह रहे हैं, डिफरेंट एरिया में क्यों रह रहे हैं, ड्यू टू हैबिटाट और फूड की वजह से। सिमिलर पॉपुलेशन एनिमल्स की वो आपस में हैबिटाट की वजह से मिल नहीं पा रहे, क्योंकि आपके एनिमल्स हैं जो सेम पॉपुलेशन के हैं वो अलग अलग रह रहे हैं, तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टिल बैग की जो फिश आती है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको अपन एक तो नाम देते हैं हैबिटाट आइसोलेशन, और इसी का नाम है आपके इकोलॉजिकल आइसोलेशन। सो इसी को बोलते हैं आपके इकोलॉजिकल आइसोलेशन, क्योंकि सेम पॉपुलेशन की स्पीसीज है वो अलग अलग एरिया के अंदर रह रही है। ठीक है, नंबर 6 की बात करें वो आता है आपकी इथोलॉजिकल आइसोलेशन। यहाँ पे जो मेन रीजन है, मेनली ड्यू टू कर्सिव बिहेवियर। अब एग्जाम के अंदर क्या आता है, सीधा आता है कि कर्सिव बिहेवियर की वजह से कौन सा आइसोलेशन आपको शो हो रहा है, तो वो था आपकी इथोलॉजिकल आइसोलेशन।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एनिमल्स का जो मेटिंग है उसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं कर्सिव बिहेवियर के, तो उसके बीच में अगर थोड़ा वेरिएशन आ रहा है उसकी वजह से एनिमल्स आपस में क्या है, आइसोलेशन हो रहा है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट मेटिंग पैटर्न। मेटिंग पैटर्न की वजह से इनके बीच में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एनिमल्स का जो आपस में कर्सिव बिहेवियर के लिए जो उनके साइंस हैं, कुछ उनके सिग्नल्स हैं, अगर उनके अंदर वेरिएशन आ रहा है तो एनिमल्स आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये हो गया आपका इथोलॉजिकल आइसोलेशन। नंबर 7 आता है आपके मैकेनिकल आइसोलेशन, यांत्रिकी वियोजन। इसका मतलब ये हो गया जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बीच में ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि उनकी वजह से सिमिलर पॉपुलेशन की जो स्पीसीज है वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, इसलिए वहां पे वेरिएशन आ रहा है। तो कॉम्प्लिकेशन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेटिंग ऑर्गन्स, मेटिंग अकर, अगर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इतने इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि उनके अंदर मेटिंग की प्रोसेस हो ही नहीं रही है, तो इस वजह से उसको नाम देते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन। नंबर 8 आता है आपके प्री जाइगोटी में फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। ये कंडीशन वो है जब आपकी जाइगोट आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सर गेमेट आपके मिल ही नहीं पा रहे, मेल और फीमेल गेमेट है वो आपस में उनका अकरेंस हो ही नहीं रही है। इसके अंदर आपका ये हो गया कि एनिमल्स की फिजियोलॉजी के अंदर डिफरेंस इतना ज्यादा है कि एनिमल्स के बीच में रिप्रोडक्टिव मेटिंग हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, सो डिफरेंट फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की डिफरेंट फिजियोलॉजी है, सो मैटिंग नॉट अकर। अगर सिमिलर की पॉपुलेशन के साथ में मैटिंग अकर नहीं होगी तो अलग के साथ में जाएंगे तो वहां पे आपका स्पेसिस इन वजह से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो ये बातें थी आपके बेसिक बेसिक प्री जाइगोटिक आइसोलेशन के अंदर। तो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन के अंदर अपन ने जियोग्राफिकल देखा कि आपके सेम पॉपुलेशन के बीच में अगर कोई बैरियर आ रहा है, माउंटेन आ रहा है, रिवर आ रही है, कुछ भी आ रहा है। सेकंड रीजन हो सकता है कि सेम पॉपुलेशन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, दोनों अलग अलग है, ये भी एक रीजन हो सकता है। कुछ क्लाइमेटिक रीजन हो सकते हैं, वहाँ का टेम्परेचर हो सकता है, वहाँ की सोयल स्ट्रक्चर है, वहाँ की पीएच है, कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से। सीजनल हो सकता है, कोई स्पीसीज एनिमल्स की ऐसी है जो आपके विंटर सीजन में रिप्रोड्यूस करे, कोई रेनी में करे, कोई विंटर में, समर में करे। हैबिटेट का हो सकता है, कोई स्पीसीज एक्वाटिक सिस्टम में रह रही है, कोई आपके टेरिस्टल में रह रही है, तो दैट्स वाई आइसोलेशन वहां भी हो सकता है। इथोलॉजिकल हो सकता है, इथोलॉजी के अंदर सिंपल ध्यान रखो कर्सिव बिहेवियर वाला, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कर्सिव बिहेवियर की वजह से कौन सा आइसोलेशन लीड हो सकता है, तो वो इथोलॉजिकल। मैकेनिकल मैकेनिकल का मतलब डिफरेंस इन कॉम्प्लिकेशन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिजियोलॉजी का मतलब उनकी जो फिजियोलॉजी कंडीशन है वो काफी अलग है। तो ये सारी 8 कारण थे आपके प्री जाइगोटिक। अब अपन देखते हैं पोस्ट जाइगोटिक। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मतलब पहले तो अपन ये कह रहे थे कि गेमेट आपस में मिले नहीं और उस वजह से जाइगोट बन ही नहीं पा रहे, लेकिन अगर इन द चांस बाई चांस अगर आपका जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बना है तो मतलब जाइगोट अगर फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे अपन ये कह रहे हैं, पहली बात तो पॉसिबिलिटी ये थी कि जाइगोट बने कि नहीं बने, लेकिन फिर भी अगर बन गया तो वहां पे आपके जाइगोट के अंदर आपके एबनॉर्मलिटी आ सकती है। ठीक है, इनवाइबिलिटी आ सकती है, ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इसके अंदर आपके बेसिक जो 3 टाइप देखते हैं अपने, एक तो गेमेटिक आइसोलेशन होता है वो जाइगोटिक में,
सेकंड आपके हाइब्रिड इनवाइबिलिटी हो सकती है। थर्ड आपके हाइब्रिड स्टेरिलिटी हो सकती है। बेसिक से 3 रीजन हो सकते हैं आपके पोस्ट जाइगोटी के अंदर। कंडीशन ये है कि पहले तो अपन ये कह रहे थे कि मेल फीमेल गेमेट मिले ही नहीं तो जाइगोट नहीं बनना। लेकिन 1% पॉसिबिलिटी है कि किसी ना किसी कारण से डिस्टेंस कवर हो गई, सीजन ऐसे मिल गए, कुछ मैकेनिकल बैरियर थे वो कम हो गए। इन सब की वजह से अगर आपस में मिलना उनका हो रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि आपका जाइगोट बन गया। अब क्या जाइगोट आगे सर्वाइव करेगा, क्या वहां से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, ये सारी चीजें आपकी आएगी किसके अंदर, इन पोस्ट जाइगोटिक के अंदर। और पोस्ट जाइगोटिक आपका गेमेटिक हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। अब इनको देखते हैं। पहले देखते हैं आपकी गेमेटिक आइसोलेशन। गेमेटिक आइसोलेशन का मतलब ये है कि जो आपके मेल और फीमेल जो अलग अलग जो जाइगोट बने थे, गेमेट थे, वो आपके जाइगोट के अंदर फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही वो डाई हो गए। जो आपके गेमेट डाई बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये कंडीशन तो ये हो गई कि आपस में मिले ही नहीं वो। ठीक है, आपके फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो गए, वो डेथ हो गए। या ये कह सकते हैं कि अगर बाई चांस अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको पता है स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाएगा, और हो सकता है उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कुछ अलग एंटीजेंस वगैरह हो, कुछ उसकी वजह से वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाए तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो। सो स्पर्म इन रिप्रोडक्ट जेनाइटल ट्रैक, फीमेल जेनाइटल ट्रैक, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक के अंदर आपका स्पर्म है, ड्यू टू डिफरेंट एंटीजेंस फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसके अंदर जो स्पर्म था वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर गया, लेकिन वहां पे कुछ अलग रीजन थे, कुछ अलग एनवायरमेंट था, उसके अंदर आपके फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये कंडीशन थी आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। ऐसा ही एक्सटर्नल के अंदर भी हो सकता है कि जो आपके स्पर्म है वो फीमेल के एग के अंदर इंटर नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से आप स्पर्म और ओवम दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट होगा। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल के अंदर तो क्या था, स्पर्म आपके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में गया और वहां जाके फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, उस कंडीशन के अंदर स्पर्म नॉट इंटर इन, नॉट पेनिट्रेट ओवम। ये भी हो सकता है कि आपके स्पर्म था वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया, नॉट पेनिट्रेट ओवम। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर आइसोलेशन आ गया। तो ये बात थी आपके गेमेटिक आइसोलेशन के अंदर। सेकंड आता है आपके हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। हाइब्रिड इनवाइबिलिटी के अंदर इसको बोलते हैं संकर जीवन अक्षमता। मतलब ये कह रहा है कि पहली बात तो कंडीशन ये थी कि एनिमल्स के बीच में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं, लेकिन इन बाई चांस अगर उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस फर्टिलाइज एग है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, और वो क्या होगा, आपका इनवाइबल होगा, वहां से आपके कोई चांसेस नहीं है मेच्योरिटी की, सेक्सुअल मेच्योरिटी से पहले ही वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर आपके जो एम्ब्रियो है वो उसी कंडीशन के अंदर डेथ हो जाए, आगे की सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, तो अपन ये मान सकते हैं इसके अंदर इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो फर्टिलाइज एग, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग विल नॉट अकर। अगर आपके फर्टिलाइज एग है उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखो, जाइगोट बना लेकिन हाइब्रिड है वो सर्वाइव नहीं कर पाया, सिंपल ये कह सकते हैं।
hybrid not survive. हाइब्रिड इनवाइबिलिटी का मतलब आपके जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके द्वारा जो फर्टिलाइज एग है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, आपके इनवाइबल होगा। लास्ट था आपके हाइब्रिड स्टेरिलिटी, जिसको बोलते हैं संकर बंध्यता हिंदी में। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन के बाद में ऑफ स्प्रिंग संतान की उत्पत्ति भी हो गई, लेकिन वो क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। तो कहने का मतलब ये है, ऑफ स्प्रिंग स्टेराइल होगी। सिंपल वर्ड में इतना ही ध्यान रखो कि जो प्रोजेनी वहां से डेवलप हो रही है ऑफ स्प्रिंग, वो क्या होंगे, आपके स्टेराइल होगी। तो स्टेराइल है सो नॉट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। जो आने वाली संतान है उसकी, वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या नहीं होगी, सक्सेस नहीं होगी, नॉट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है। हाइब्रिड यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइब्रिड हेल्दी है बट स्टेराइल है, वो आगे रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो ये बात आती है आपके हाइब्रिड स्टेरिलिटी के अंदर। ठीक है। और इसका जो कॉमन एग्जांपल होता है, जैसे आपके घोड़े और गधे के बीच में अगर संकर कराया जाता है हाइब्रिडाइजेशन, तो उससे जो म्यूल उत्पन्न होता है, खच्चर, वो क्या होते हैं, आपके स्टाइल होते हैं। और ये कॉमन एग्जांपल है जहां से क्वेश्चन आपके बनता है। ठीक है। तो हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग ऑफ हॉर्स एंड डंकी एंड मेयर के बीच में, तो क्या होगी, आपकी स्टेराइल। हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग ऑफ डंकी एंड मेयर इज स्टेराइल। तो इन दोनों के बीच का जो ऑफ स्प्रिंग है हाइब्रिड, वो क्या होता है, मूल, जिसको बोलते हैं खच्चर। तो सिंपल ध्यान रखो, घोड़े और गधे के हाइब्रिडाइजेशन जो म्यूल हो रहा है, खच्चर डेवलप हो रहा है, वो क्या है, स्टेराइल। सिंपल सा लॉजिक है ये आपके हाइब्रिड स्टेरिलिटी का। मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, आपके स्टेराइल होगा। तो ये कंडीशन थी आपके प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन की। सारी बातें अपन यहाँ पे कवर कर लिया, आपके सारे टाइप कवर कर लिए, प्री जाइगोटिक, पोस्ट जाइगोटिक, सारी बातें यहाँ से कवर कर ली। और यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके आइसोलेशन को लेकर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को लेकर। ठीक। और अब कुछ चीजें हैं जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं कि किसने ये बोला था कि आइसोलेशन इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइसोलेशन की ध्यान रखनी है, क्योंकि आप थ्योरी तो एग्जाम में याद करके जा नहीं सकते कंपटीशन में। वहां तो आपको जो चीजें याद रखनी है वो एग्जाम के ओरिएंटेड तरीके से रखनी है, कि जहां से आप क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सबसे वही है कि जो मेन मेन बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उनको तो डिस्कस करते हैं, जो काम काम की 5-7 बातें हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में। एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर आप ये ध्यान रखो कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन है वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपके साइंटिस्ट थे वेलस करके। तो वेलस ने क्या बोला था, आइसोलेशन इंपॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है। दूसरी बात, एक और साइंटिस्ट उन्होंने बोला कि जो आपके आइसोलेशन है वो कंपलसरी है इवोल्यूशन के लिए। तो उन साइंटिस्ट का नाम था वेगनर। इसके अकॉर्डिंग ये था कि आइसोलेशन इज ए कंपलसरी फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए आपका जो आइसोलेशन है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज, अब अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि आप
ड्यू टू डिस्टेंस बताओ, आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस। तो आपको जो चीजें ध्यान रखनी है, कौन से हो सकते हैं आपके, रिवर्स हो गई, ठीक है, जो आपके काम की चीजें हैं। सॉरी, डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस के अंदर ये नहीं आएगी। आपको जियोग्राफिकल ध्यान रखना है, जियोग्राफिकल बैरियर। जियोग्राफिकल बैरियर में आपके रिवर्स, माउंटेन, डेजर्ट, ये सारी चीजें। क्लाइमेटिक बोले कि क्लाइमेटिक कौन सी चीजें हैं जो क्लाइमेटिक कारण हो सकती है, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, ठीक है। अगर ये बोले कि कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हो गया आपका मैकेनिकल। कॉम्प्लेक्सिटी इन कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। तो ये सारी चीजें थी मेन मेन आपके आइसोलेशन को लेके। तो होपफुली सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, आपके एग्जाम के लिए काम आएंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वेगनर का रोल, वेलेस का रोल, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो जियोग्राफिक आइसोलेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, वेगनर ने। जियोग्राफिकल आइसोलेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो दिया था आपके वेगनर ने। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके आइसोलेशन को लेकर। इवोल्यूशन के अंदर आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में अपन कल डिस्कस करेंगे स्पेसिएशन, उसके बाद में आपके नेचुरल सिलेक्शन। तो आप इवोल्यूशन को भी साथ साथ लेके चलेंगे। इकोलॉजी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सेल बायोलॉजी कंप्लीट है, एनिमल फिजियोलॉजी चल रही है, एनिमल टेक्सोनॉमी कंप्लीट है। इसके साथ में काफी सारे आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चालू है, तो उनको भी देखना। तो होपफुली वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनल आप टेलीग्राम पे, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए थे थंबनेल के अंदर, तो वहां से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।